1200 ईस्वी तक का समय लगभग। और इस युग को क्या कहते हैं? राजपूत युग भी कहते हैं ना, राजपूत युग। देखो हुआ क्या, हुआ ये कि उत्तर भारत में मगध में गुप्त साम्राज्य का पतन जैसे ही हुआ, गुप्त साम्राज्य के पतन को रोकने के लिए कुछ अलग अलग आ गए, नाग आ गए, मोखरी आ गए, ठीक है। अलग अलग जब वंश आए थोड़े समय के लिए, हर्षवर्धन ने क्या किया, कोशिश करी कि विकेंद्रीकरण नहीं हो, ठीक है। गुप्त साम्राज्य के बाद कौन आया? हर्षवर्धन। लेकिन ये लोग भूमिदान कर रहे थे, भूमिदान कर रहे थे तो सामंत पैदा हो गए थे। वो जो संघवाद का अभी मैंने उदाहरण बताया था ना, सामंत संघवाद के उदाहरण है, ठीक है। अब सामंतों के समय में राज्य की स्थिति में गिरावट आती है, राजनीतिक रूप से कमजोर हो जाता है, क्योंकि जो सेना होगी उसकी निष्ठा किसके प्रति होगी? सामंत के प्रति होगी। सामंत तनख्वाह देगा, सेना जिसको जो पैसे दे उसी की होती है, जो सैलरी देगा सेना उसकी होगी, ठीक है। तो ये चीज हर्ष के टाइम में, क्योंकि ये उपाधियां धारण ऐसी करते हैं, महाराजा धीराज मतलब राजाओं का राजा, सामंत छोटे राजा हो गए। इसके समय में प्रॉपर सामंतवाद हो ही गया था। जैसे ही हर्ष की मृत्यु होगी, हर्ष की मृत्यु के साथ ही उत्तर भारत में छोटे छोटे राजपूत राज्य आ जाएंगे, है ना। उत्तर भारत में, उत्तर भारत में पूर्वी में भी आ जाएंगे और मध्य में भी राजपूत राज्य आ जाएंगे। कौन कौन से होंगे ये राजपूत राज्य, ये देखते हैं। ये राजपूत राज्य आ जाएंगे और ये जो समय है इसको पूर्व मध्य काल कहते हैं, ठीक है। देखो मैप पे समझना, पूर्व मध्य काल मैप पे समझना। इनमें से आपके सवाल यही आते हैं कि प्रतिहार वंश की स्थापना किसने करी, चंदेल वंश की स्थापना किसने करी। जनरली आपके मोटे मोटे सवाल आते हैं आरएएस में और सब, ठीक है। देखो अब जैसे मैप बनाओ, मैप से याद रहेगा। सामंतवाद वाली बात समझ आ गई ना? देखो सबसे ऊपर से शुरुआत करते हैं कश्मीर में। कश्मीर है, कश्मीर में 3 वंश आए 6ठी शताब्दी के बाद। पहले आया शाही, शाही वंश आया, फिर कारकोटा थोड़े से टाइम के लिए, फिर उत्पल वंश और फिर लोहार वंश। 4 वंश हो गए, ठीक है। ये बात कर रहे हैं अपन पूर्व मध्य काल की। शाही, कारकोटा, उत्पल और लाहौर, ये 4 वंश आ गए। इससे अगर अपन नीचे आए तो राजस्थान का जो उत्तर, जो पश्चिमी राजस्थान है, राजस्थान का ये वाला जो एरिया है, इसमें कौन आ गया? कुछ गुजरात का हिस्सा भी। यहाँ कौन थे? गुर्जर प्रतिहार। बंगाल में कौन सा वंश था? पहले पाल वंश था और बाद में कौन सा आ गया? सेन वंश आ गया। पाल वंश, पाल वंश के बाद में सेन वंश आ गया। यहाँ अजमेर है, अजमेर में कौन आ गए? शाकंभरी के चौहान, जिन्होंने दिल्ली तक कब्जा कर लिया था। कर लिया था ना। शाकंभरी के चौहान आ गए। यहाँ बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड का पुराना नाम है जेजाक भुगती। बुंदेलखंड आज के कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश का है, कुछ हिस्सा दक्षिणी उत्तर प्रदेश का, कुछ उत्तरी मध्य प्रदेश का। तो जेजाक भुगती के चंदेल, जेजाक भुगती या बुंदेलखंड के चंदेल। मालवा में कौन आ गया था? यही मालवा है, मालवा में आ गए थे परमार।
और जो राजस्थान वाले अपने मंदिर है, दिलवाड़ा और रणकपुर के जैन मंदिर किसने बनाए हैं? गुजरात का चालुक्य, जिसको सोलंकी वंश कहते हैं ना, गुजरात का चालुक्य या सोलंकी वंश। दक्षिण भारत में दक्कन में कौन था? देखो ये ऊपर ऊपर वाला एरिया तो दक्कन है और नीचे वाला प्रायद्वीपीय भारत है, पेनिसुलर इंडिया और दक्कन। दक्कन में कौन था? राष्ट्रकूट। दक्कन में थे राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट से पहले कौन थे? बादामी के चालुक्य। ठीक है, चालुक्यों की खूब सारी शाखाएं थी। बादामी के चालुक्य भी थे, वेंगी के चालुक्य भी थे। ठीक है, यहाँ चालुक्य ये इनसे पहले थे, बादामी के चालुक्य हैं, ये कर्नाटक में थे राष्ट्रकूट। और चौहानों के बाद में 10वीं 11वीं शताब्दी में कन्नौज में कौन थे? गहड़वाल, जयचंद्र गहड़वाल वाला। चौहानों के समकालीन मान लो, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ये गुर्जर प्रतिहारों को, इन्होंने गुर्जर प्रतिहारों के ही वंशज हैं ये गहड़वाल। दिल्ली तक अनंगपाल तोमर के समय से शुरुआत है। अनंगपाल से, प्रॉपर अनंगपाल। जो तोमर शासक दिल्ली का अनंगपाल था और आक्रमण किया था, जिसको बिसल देव कहते हैं या विग्रह राज चतुर कहते हैं, जिसके नाम पे टोंक का बिसलपुर बांध बना हुआ है ना, वो विग्रह राज हरिकेली नाटक वाला। दिल्ली का शासक उस समय अनंगपाल तोमर था। ठीक है, चौहान हो गया, गढ़वाल हो गया, पाल सेन वंश हो गया। अब अपन शुरू करते हैं। देखो इस समय एक काम और हो रहा था। हुआ क्या कि यहाँ अपना ईरान, पाकिस्तान आ गया, फिर ईरान, और यहाँ आ गया इराक। इराक से आगे आ गया सऊदी अरब। सऊदी अरब में क्या हुआ, छोटे छोटे कबीले थे और वो आपस में लड़ रहे थे। तो एक बहुत समझदार व्यक्ति हुए, उन्हीं में मोहम्मद साहब, छोटे छोटे कबीलों को लड़ने से बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, उनको एकता के सूत्र में बांध दिया। और एकता के सूत्र में कब बंधे? जब सब लोगों का धर्म एक हो जाए। धर्म के नाम पे आदमी एक हो जाता है ना झट से। तो उन्होंने क्या किया, उनका समय था पैगंबर मोहम्मद साहब का। पैगंबर मोहम्मद साहब 571 से 632, और 632 ईस्वी में जैसे ही उनकी मृत्यु हुई, तो इस्लाम के एकेश्वरवाद ने इतना जोरदार काम किया कि तुरंत उनके जीवन काल में सारी की सारी जनजातियां पैगंबर साहब के झंडे के नीचे आ गई, सारे एकत्रित हो गए। और उन्होंने इधर तो यूरोप पे आक्रमण किए 100 साल के भीतर ही, और इधर 712 में अपने यहाँ पहुंच गए सिंध। ये पाकिस्तान का ये वाला एरिया सिंध है, और यहाँ ब्राह्मण शासक था दाहिर, वो मारा गया। और ये आक्रमण किसने किए थे? पहले अरब आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने। ठीक है, तो पहले अरब आक्रमण किसने किए? अब देखो, कभी हम अरब कहते हैं, कभी तुर्क कहते हैं, उसका कारण बताता हूँ। इस्लामिक जगत का जन्म कहाँ हुआ इस्लाम का? सऊदी अरब में। सऊदी अरब के निवासी है, उनको क्या कहेंगे? अरब। सारे मुसलमान अरब थोड़ी हैं। तो मूल कुरान अरबी में, अरबी में। फिर तो सऊदी अरब में थे, अरबी थे, अरबियों से सत्ता निकल के थोड़े दिन हाथों में चली गई ईरानियों के, क्योंकि इनके जो, जैसे शिया और सुन्नी का अंतर ध्यान है क्या? मोहम्मद साहब के बाद कौन पैगंबर बना? खिलाफत या खलीफा होता था इनका, वो बना था अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। इस सीक्वेंस में बने थे। तो जो शिया और सुन्नी इनमें से एक को नहीं मानते। ठीक है, एक जो उनका
भतीजा था, दामाद था, उसको लेके विवाद था। फिर सत्ता तुरंत चली गई तुर्कों के हाथ में, जो तुर्की के निवासी थे, ओटोमन साम्राज्य जिसको कहते हैं पुराना। तुर्की यूरोप में सबसे नीचे तुर्की तो है। तुर्की आज भी ऐसा मुस्लिम देश है जिसमें चले जाओ तो आपको ये लगेगा कि मैं तो यूरोप में आ गया। उनमें जैसे वैसा नहीं है। और जैसे ईरान में पूरा बुर्का है, महिलाएं गाड़ी नहीं चला सकती। तो बाद में जो तुर्की के जो मूल निवासी थे वो तुर्क हो गए। तो भारत पे पहले आक्रमण तो हुए अरबों के। अरबों में कौन कौन हो गया? मोहम्मद बिन कासिम हो गया। फिर 978 के बाद महमूद गजनवी करेगा। और बाद में कौन आएगा? मोहम्मद गोरी आ जाएगा। और गोरी यहाँ छोड़ जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ दिल्ली सल्तनत। ये सीक्वेंस चलता है। ठीक है। तो आज पढ़ेंगे अभी हम गुज्जर प्रतिहार, और इन गुज्जर प्रतिहारों ने किन का सामना किया? अरब अरब आक्रमणकारियों का किया। और इनको हराया भी इसलिए थे। तो ये गुज्जर सम्मान के रूप में इनके नाम के आगे प्रतिहार लग गया कि ये भारत के द्वारपाल हैं, अरब आक्रमण को रोक रहे हैं। और अरबों का जो आक्रमण होता था वो इतना खतरनाक होता था क्योंकि उनके पास धार्मिक जोश था। ये सीक्वेंस याद रह जाएगा। अब थोड़ा थोड़ा लिख लो। 8वीं से 12वीं शताब्दी को कहेंगे हम राजपूत युग। और यह युग है विकेंद्रीकरण या सामंतवाद का युग। विकेंद्रीकरण मतलब छोटे छोटे टुकड़े हो गए। विकेंद्रीकरण या सामंतवाद का युग। पूरा देश, पूरे देश में अनेक राजपूत राजवंश शासन कर रहे थे। अनेक राजपूत राजवंश शासन कर रहे थे। अभी राजपूत कौन थे? राजपूत का मतलब तो सीधा सा शाब्दिक अर्थ तो राजा का पुत्र हो गया। इसको लेके खूब सारे मत हैं। अब राजपूत तो खुद को कोई लव का वंशज बताता है, कोई कुश का बताता है, कोई भगवान राम का वंश बताता है। जैसे मेवाड़ वाले क्षत्रिय खुद को क्या कहते हैं? मेवाड़ वाले क्या कहते हैं खुद को? कुश का वंशज बताते हैं जयपुर वाले जैसे। और ये भी भगवान श्री राम से अपना वंश जोड़ते हैं। तो इसलिए, लेकिन इनके बारे में अलग अलग मत हैं। वो मत देखो क्या क्या है। देखो, सबसे पहले मत आया राजपूत कौन थे, राजपूतों की उत्पत्ति को कैसे हुई, क्षत्रिय थे या क्या थे। तो सबसे पहले एक चंद्रवरदाई की किताब का क्या नाम है? ये उनका दरबारी था। चंद्रवरदाई की किताब है पृथ्वीराज रासो। ये सिद्धांत देता है अग्निकुंड का। अब अग्निकुंड का सिद्धांत क्या है? ये कहता है कि वशिष्ठ ऋषि जो थे, राजपूतों की उत्पत्ति ये तो कहता है अग्निकुंड से हुई है। तो वशिष्ठ ऋषि ने अबू पर्वत पर यज्ञ किया। अबू पर्वत पर जब यज्ञ किया तो उससे 4 यज्ञ कर रहे थे अबू पर्वत पर। तो वो ये कहते हैं कि राक्षस आते, उसमें कुछ मांस वगैरह डाल के उसको अशुद्ध कर देते। सुनते जाना पूरी बात। फिर उन्होंने अच्छे से 4 तगड़े योद्धा उत्पन्न किए। तो कौन कौन आए? एक तो गुज्जर प्रतिहार आए, चालुक्य आए, चौहान आए, परमार आए। उन्होंने राक्षसों को मार भगाया। तो मुझे सोच के बताना कि अग्निकुंड से आदमी पैदा हो सकता है? यह सोचते हो 500-700 साल पहले तो हो जाता होगा? कभी नहीं होता था। ठीक है, हो नहीं सकता। तो इस कहानी कहने का क्या मतलब हुआ? फिर कैसे कह गया चंद्रवरदाय? इसका ये हुआ कि अग्नि का क्या महत्व है अपने धर्म में। कोई चीज की शुद्धि करनी हो तो अग्नि प्रज्वलित करते हैं। तो जो विदेशी थे, अब विदेशी भारत पर जितने आक्रमण हुए, हिंद यूनानी हुए,
शकों के हुए, कुषाणों के हुए, जो वो तो योद्धा थे, उनको कहाँ शामिल करोगे? समाज में वो शामिल हुए। गुप्त काल में समाज में ऐसे मिक्स होने लग गए, और इस काल में तो ये हाल हो गया कि ब्राह्मण अपना मूल काम छोड़ के खेती करने लग गए। कहीं कहीं ब्राह्मण राजा हुए, कहीं कहीं शूद्र भी राजा हुए। ये जो दाहिर था 712 ईस्वी में, ये ब्राह्मण राजा था, ब्राह्मणों का काम थोड़ी था राज करना। लेकिन विदेशी आक्रमणों से समाज में अव्यवस्था उत्पन्न होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो शक हुण कुषाण थे, उनको यज्ञ करके पवित्र किया। ठीक है, तो इससे ये साबित होता है कहीं ना कहीं कि विदेशी थे, कुछ देसी क्षत्रिय थे, कुछ विदेशी थे, वो मिक्सअप हो गए। ठीक है, तो अग्निकुंड का सिद्धांत किसने पॉपुलर किया? चंद्रवरदाई ने। कौन कौन निकले इससे? गुर्जर प्रतिहार, ये इंपॉर्टेंट पर्सन है, ध्यान रखना। गुर्जर प्रतिहार, चौहान, चौहान कौन? चौहान, चालुक्य। अब चालुक्य ये गुजरात वाले है, इसलिए इनको सोलंकी कहते हैं। दक्षिण भारत वाले बादामी और वेंगी के चालुक्य अलग है। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार, चौहान, चालुक्य और परमार। ठीक है, अब इसी बात को कर्नल टोड जो है, कर्नल टोड, इसीलिए कर्नल टोड कौन थे? इतिहासकार थे। यहाँ क्या कर रहे थे? वो तो इंग्लैंड के रहने वाले थे, आर्मी के कर्नल थे, इसलिए कर्नल टोड कहते हैं, कर्नल जेम्स टोड। यहाँ क्या कर रहे थे वो? मेवाड़ के जो महाराणा थे भीम सिंह, उनके दरबार में पॉलिटिकल एजेंट थे। अंग्रेजों ने क्या किया? देसी रियासतों के प्रति उनकी, अंग्रेजों की अलग अलग नीति रही, तो वहां अपना एक रेजिडेंट नियुक्त कर देते थे रियासत में, और वहां अपनी सेना नियुक्त कर देते थे ताकि राज्य पर कंट्रोल हो जाए। सिंपल बता रहा हूँ। और ये संधि थी, शुरू में तो सहायक संधियां हुई, बाद में अधीनस्थ पार्थक्य की संधि पढ़ी है क्या आपने? राजस्थान अगर किसी ने पढ़ा है तो उसी में कर्नल टोड मेवाड़ महाराणा भीम सिंह के यहाँ पॉलिटिकल एजेंट था। लेकिन इस व्यक्ति को इतिहास का इतना शौक था कि घोड़े पे घूम घूम के इसने एक एक गांव से चारण इतिहास इकट्ठा किया। और अगर आधुनिक इतिहास का पिता में, इसीलिए तो कहते हैं फादर ऑफ हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, इसीलिए कहते हैं घोड़े पे घूम घूम के 1818-19 में घूम घूम के एक एक जगह गया और चारणों से वो इतिहास इकट्ठा किया, उस इतिहास को पढ़ा, समझा और फिर लिख के गया। इनकी फेमस किताब कौन सी है कर्नल टोड की? एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। एनल्स का मतलब क्या होता है? एनल्स का मतलब होता है कहानियां, और एंटिक्विटीज का मतलब क्या होता है? पुरावशेष जो मिलते हैं। तो राजस्थान की कहानियां और पुरावशेष से इसने क्या किया? राजस्थान के इतिहास का पुनर्निर्माण किया। ठीक है, तो कर्नल टोड ये कहता है कि राजपूत विदेशियों यानी शक, हूण, कुषाणों की संतान थे। इनकी दो किताबें, मानमोरी वाला लेख जाते हुए फेंक दिया था ना इन्होंने, जहाज में वजन ज्यादा हो गया था इसलिए फेंक दिया, इंग्लैंड लेके जा रहा था। ये एनल्स एंड एंटिक्विटीज 1829 में आई, और एक सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया वो 1833 में आई। वो इनकी डेथ के बाद इनकी वाइफ ने पब्लिश करवाई। देखो, अब है एक इतिहासकार है आयरलैंड के विंसेंट स्मिथ। विंसेंट जो स्मिथ है, वो भी यही कहते हैं कि ये विदेशियों या कुषाणों की संतान है। ये अलग अलग मत है भाई, अपन जांच कर रहे हैं। लेकिन एक अपने खुद के इतिहासकार हुए गौरी शंकर हीरानंद ओझा। तो जीएच ओझा क्या कहते हैं? जीएच ओझा और टीवी वैद्य। ओझा कहाँ के थे? नहीं, हिरोई के। इन्होंने भी राजस्थान का इतिहास लिखा है। ये कहते हैं कि ये
प्राचीन क्षत्रियों की संतान है। कई बार ये मत आ जाता है तो है ना क्षत्रिय। एक जी.आर. भंडारकर है, प्रसिद्ध विद्वान है। तोड़ वाले जो स्थल सारे भंडारकर ने ही खोदे, है ना। नगरी वाला और चित्तौड़ वाला, गोसुंडी और नगरी के जो शिलालेख हैं वो भी इन्होंने जी.आर. भंडारकर ने ही खोदे हैं। एक भंडारकर है और एक इनके साथ हैं, भंडारकर के साथ एक और विद्वान, वो भी इनको विदेशियों की संतान मानते हैं। विदेशियों ये लिख लो, है ना। लेकिन अंतिम मत यही है कि कुछ सकुण किसानों में थे, कुछ यहाँ के मूल क्षत्रिय भी थे। ठीक है, बढ़े आगे। देखो, अब सबसे पहले बात करेंगे हम राजस्थान के गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? हरिश्चंद्र। का क्षेत्र कौन सा था? मंडोर, जोधपुर में है ना, मंडोर जोधपुर के आसपास प्रारंभिक क्षेत्र। मंडोर जोधपुर के आसपास वाला इनका क्षेत्र है। ठीक है, देखो, इसके बाद में आएगा हरिश्चंद्र के बाद में नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट फर्स्ट। इसका समय है 730 से, ठीक है। हरिश्चंद्र हो गया, नागभट्ट हो गया। अब अगला आएगा प्रसिद्ध शासक वत्सराज। इस वत्सराज के समय क्या होगा? इसका समय है 780 से 805। इस वत्सराज के समय किसकी शुरुआत हो जाएगी? त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत होगी। अब त्रिपक्षीय संघर्ष में इसके साथ कौन कौन होगा इसके खिलाफ? और ये त्रिपक्षीय संघर्ष किसके लिए हो रहा था? कन्नौज पर कब्जे के लिए। ठीक है, इस त्रिपक्षीय संघर्ष में ना मत लिखना, आपसे कोई पूछेगा नहीं। अगर ये क्या करेगा, बंगाल के धर्मपाल को तो ये हरा देगा, लेकिन इसको फिर दक्षिण भारत से आके कौन हरा जाएगा? ध्रुव हरा जाएगा, है ना। तो लिख लो, बंगाल के पाल शासक धर्मपाल को पराजित कर देगा, बंगाल के पाल शासक धर्मपाल को पराजित कर देगा, लेकिन राष्ट्रकूट शासक ध्रुव इसे पराजित कर देगा। दोनों को हराएगा, उसको भी हराएगा। देखो ये क्या करेगा, मतलब अपने को इतनी डिटेल में जाना नहीं, होता क्या है, ये वत्सराज कन्नौज का शासक बना देगा इंद्रायुध को। ठीक है, अब दो भाई थे वहां कन्नौज में, इंद्रायुध और चक्रायुध, दोनों लड़ रहे थे, दोनों कमजोर भी, भाई भाई लड़ेंगे तो कमजोर ही होंगे। ये वत्सराज वहां शेप करेगा, इंद्रायुध को शासक बना देगा,
उससे नाराज होके बंगाल का पाल शासक आएगा धर्मपाल, तो ये धर्मपाल को हरा देगा। फिर धर्मपाल मदद मांगेगा दक्षिण भारत में ध्रुव राष्ट्रकूट से, ध्रुव राष्ट्रकूट आएगा, पहले तो वत्सराज को हराएगा, फिर दोबारा धर्मपाल को हरा के वापिस चला जाएगा। ठीक है, और ये फिर से ये रिपीट होगा ये काम गोविंद के समय में, गोविंद के समय में ठीक यही कहानी फिर से रिपीट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अंततः ये गुर्जर प्रतिहार जीत जाएंगे, है ना। अब अगला शासक आएगा वत्सराज के बाद में, इंपोर्टेंट है मिहिर भोज। और इस बार आरएएस प्री में मिहिर भोज को लेके सवाल आया था ना, मिहिर भोज। मिहिर भोज के समय में कौन आया था? अरब यात्री सुलेमान। सुलेमान हालांकि इसके दरबार में नहीं आया, लेकिन इसको शक्तिशाली शासक बताता है, कहता है ये शासक शक्तिशाली, शक्तिशाली शासक बता। और इसने उपाधि क्या धारण करी थी? इसकी उपाधि बहुत फेमस है। क्या है उपाधि? आदिवराह। आदिवराह की उपाधि धारण करी तो कौन से मानेंगे संप्रदाय को? वैष्णवाइट हुए भाई, वैष्णव हुए, आदिवराह की उपाधि धारण कर रहे हैं। ठीक है, अब लिखो मिहिर भोज के बाद बनेगा शासक, मिहिर भोज का टाइम है 836 से 885। मिहिर भोज के बाद शासक बनेगा महेंद्रपाल। महेंद्रपाल के, देखो महेंद्रपाल के दरबार में रहता था प्रसिद्ध कवि राजशेखर, राजशेखर, राजशेखर। और राजशेखर की किताब है, लिखो कर्पूर मंजरी और काव्य मीमांसा। कर्पूर मंजरी और काव्य मीमांसा। अब अगला शासक आएगा महिपाल। इसके बाद में आया महेंद्रपाल, इसके बाद में आएगा महिपाल। देखो महिपाल के समय में कौन सा अरब यात्री आएगा? अब अरबों के आक्रमण शुरू हो गए, तो व्यापारी किया यात्रियों का भी आदान प्रदान शुरू हो जाएगा। इसके समय में अरब यात्री आएगा अल मसूदी। और ये अल मसूदी राजा को क्या कहेगा? बोरा। क्योंकि आदि वरा इसकी उपाधि थी, वो अरबी था, वरा तो आता नहीं, बोरा कहेगा। और राज्य को क्या कहेगा? गुज्जर की तो आएगा नहीं नाम, उसको कहेगा अल जुज्जर। अल जुज्जर। ये पूछ लेते हैं प्रीलिम्स में, जैसे इस बार पूछ लिया था। विदेशी यात्री अगर किसी 912 से 943 इसका टाइम था। देखो महिपाल के बाद क्या होगा? कमजोर उत्तराधिकारी आएंगे। तो उधर वो सीक्वेंस चल रहा था, ध्रुव गोविंद राष्ट्रकूटों में, अमोघ और कृष्ण। तो महिपाल के उत्तराधिकारियों को कौन हरा देगा? इसके उत्तराधिकारियों को हरा देगा राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय।
राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय। ध्रुव, गोविंद, अमोघ और कृष्ण, कृष्ण तृतीय हरा देगा। जो जैसे ही प्रतिहार जाएंगे ना, प्रतिहारों के बाद में खूब सारे छोटे छोटे राज्य आ जाएंगे। प्रतिहारों के पतन के बाद छोटे छोटे राज्य कौन कौन से बनेंगे? इनके जो सामंत थे, प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद जो राज्य बनेंगे, नए स्वतंत्र राज्य। मेवाड़ में तो आएंगे, कौन आएंगे बोलो? गुहिल शक्तिशाली हो जाएंगे। अजमेर में चौहान शक्तिशाली हो जाएंगे। ग्वालियर में आ जाएंगे कच्छप घात, छोटे छोटे वंश थे। जेजाक भुक्ति में आ जाएंगे चंदेल, बुंदेलखंड जो है ना, जेजाक भुक्ति में आ जाएंगे चंदेल। मध्य भारत में आ जाएंगे कलचूरी। एक बात बताओ, आगे जब महमूद गजनवी आक्रमण करेगा तो यहाँ कन्नौज का शासक कौन होगा? हम्म हम्म। राज्यपाल और उसका बेटा होगा त्रिलोचन पाल, और इनको कौन हरा देगा? महमूद गजनवी फाइनली हरा देगा। ठीक है, ये छोटे छोटे राज्य बन गए। और 1019 ईस्वी के बाद वंश के राज्यपाल और त्रिलोचन पाल को कौन हरा देगा? महमूद गजनवी हरा देगा। एक आईएएस मेंस में सवाल आया था 2023 में कि भारत के भूगोल ने भारत के इतिहास को किस प्रकार प्रभावित किया है। तो ये जो ऐसे संघर्ष चले हैं ना, ये त्रिपक्षीय संघर्ष गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट और पालों के बीच में 200 साल तक चले हैं कन्नौज के लिए। 200 साल किसको कहते हैं? और 200 साल तक युद्ध चले तो इतिहास की दिशा क्या हो जाती? प्रजा तो युद्धों में ही रह जाती। ठीक है ना, ये उसका एक छोटा सा पार्ट। बाकी करते हैं कल।